हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम अपना प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर करने वाले हैं। इसमें एक पहले हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद उसके जो भी एग्जांपल्स हैं ना, जो भी न्यूमेरिकल है वो आगे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश जो चैप्टर है हमारा, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और फिर अपवर्तन, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको मिलेगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम चीजों को देखते हैं, जिसकी मदद से। तो प्रकाश हमको चीजों को दिखाता है, ये खुद नहीं दिखाई पड़ता है। बात करेंगे प्रकाश के गुण की। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन प्रदर्शित करता है, और एक और घटना होती है विवर्तन और व्यतिकरण। और प्रकाश का ध्रुवण होता है, मतलब प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की, है ना, कुछ गुण होते हैं। तो उसमें से तीन चार हमको बस पता होने चाहिए कि एक सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन और अपवर्तन प्रदर्शित करता है, व्यतिकरण विवर्तन प्रदर्शित करता है, और निर्वात में चल सकता है। इसका मतलब इसको इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और अगर किसी माध्यम में चलता है तो उसी हिसाब से उसकी चाल जो होती है वो बदल जाती है, कुछ ऐसा ही है। तो ये प्रकाश और प्रकाश के गुण की बात हो गई, है ना। अब जो हमको यहाँ पे पढ़ना शुरू करना है वो परावर्तन पढ़ना है। परावर्तन की हम बात करेंगे, परावर्तन होता क्या है प्रकाश का। तो प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल ऐसा यहाँ पे क्या होगा, एक कोई पॉलिश्ड सरफेस होगा, एक कोई चमकदार सतह होगी और प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से टकराएगी और फिर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, और यहाँ पे हम इस तरह से अभिलंब ड्रॉ कर देंगे। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये दर्पण हो जाएगा हमारा, ये होगी परावर्तित किरण। और ये जो होता है ये अभिलंब होता है, और इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर। एंगल आई का मतलब आपतन कोण, एंगल आर का मतलब परावर्तन कोण। अब होता क्या है इसमें कि परिभाषा तो हमने देख लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। पर प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम ये है। दूसरा नियम हम लिखेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण, और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जिस बिंदु पे आके मिल रही है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना। तो पहला नियम क्या होगा कि आपतन कोण का मतलब इस आई की बात हो रही है, एंगल आई, और परावर्तन कोण एंगल आर की बात हो रही है। ये दोनों बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं, ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो ये हो गया हमारा परावर्तन। अब
हमारा जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन, है ना। उसके पहले एक टॉपिक आता है समतल दर्पण द्वारा। हम देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है, और परावर्तन की वजह से ही चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। कोई भी चीज हमको तभी दिखाई पड़ेगी जब प्रकाश परावर्तित होकर के उस वस्तु से हमारी आंखों में आता है, तभी वो चीज हमको दिखाई पड़ती है। अगर कोई चीज प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा तो वो चीज हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अगला हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा हम देखेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक हमारे पास प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक हमारे पास एक दर्पण रखा है और इस पे अगर हम लाइट यहाँ से जलाते हैं और यहीं से देखते हैं तो प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से टकरा के फिर हमारी आंखों में वापस आएगी। अगर यहाँ पे एक मान लेते हैं एक दर्पण इस तरह से सामने है तो प्रकाश की किरण जाएगी और टकरा के वापस आएगी फिर आंख में। तो यहाँ पे देखने से क्या लगेगा कि जो प्रकाश की किरण आ रही है वो इस दर्पण के अंदर से कहीं से आ रही है, जबकि टार्च यहीं से जल रहा होगा। तो ये गई और टकरा के फिर वापस आई। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता है। कोई एक वस्तु है हमारे पास यहाँ पे और यहां से प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के फिर यहाँ आंखों में प्रवेश करेगी। यहाँ पे मान लेते हैं इसी आंखें, इस तरह। अब यहां से देखा जा रहा है अगर उसको, तो ये ऑब्जेक्ट अगर है तो इसको हम आगे अगर बढ़ा दे रहे हैं देखने में कुछ लगेगा ऐसा कि ये जो प्रकाश की किरण जो वस्तु रखी है वो यहाँ पे रखी है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद आंखों में प्रवेश कर रही है, लेकिन हमको लगे कि जो किरणें आ रही है वो यहाँ से आ रही हैं। तो इस तरह से कुछ बनता है इसका समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ये तरीका होता है। अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें कुछ खास बातें होती हैं कि समतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा उसको लिटरली इन्वर्टेड कर देता है, और ये जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा आभासी ही बनता है। और आभासी बनेगा तो फिर सीधा बनेगा, है ना। तो मतलब अगर प्रतिबिंब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक आभासी होता है, एक वास्तविक होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, ये बात याद रखनी है, और आभासी हमेशा सीधा होता है, ये बात याद रखनी है। तो जो समतल दर्पण बनाता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और इसीलिए ये कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा। तो आभासी होगा और सीधा होगा। हाँ, लेटरली इन्वर्टेड करता है उसको, इसका मतलब दाएं को बायां बताएगा और बाएं को दायां बताएगा समतल दर्पण। अब प्रतिबिंबों के प्रकार जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। इसमें कुछ बातें याद रखनी है हमको। एक तो आभासी होगा या वास्तविक आभासी, और एक वास्तविक होगा। आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि ये हमेशा सीधा बनेगा, ये चीज याद होनी चाहिए, और ये हमेशा उल्टा बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर प्राप्त किया नहीं किया जा सकता और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक अंतर ये होता है कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किसी न किसी बिंदु पर सच में आकर मिल रही होती हैं, और यहाँ पे बस हमको प्रतीत होता है कि हाँ वहां पे मिल रही हैं, तो इसीलिए इसको आभासी बोलते हैं। तो ये दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं। बस ये जो इसमें याद रखने वाली बात है वो यही है कि अगर प्रतिबिंब सीधा बना है इसका मतलब वो आभासी है, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है तो इसका मतलब वो वास्तविक है। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। तो प्रतिबिंब अब देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब दर्पण, गोलीय दर्पण हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो पहले उत्तल और अवतल दर्पण देखेंगे, फिर उसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं। तो उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। तो अब गोलीय दर्पण हमने देख लिया है क्या होता है कि जब किसी एक गोले के हिस्से से किसी गोले से का एक हिस्सा काट के निकाल लिया जाता है तो वो गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, एक ये दर्पण है, इसका बाहरी हिस्सा रंग दिया गया है, ये पॉलिश कर दिया गया है, ये एक दर्पण बन गया, और ये इधर दूसरा वाला, इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया गया है, तो ये भी एक तरह का दर्पण बन गया। मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है। इस दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। और इस दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो ये दोनों के नाम हो गए, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इन दर्पणों द्वारा, इन गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमको देखना है। तो 6 स्थितियां होती हैं इस दर्पण की, अवतल दर्पण की, और 2 स्थिति होती है उत्तल दर्पण की। उन 6 को अगर हमको देखना है तो एक ही में अगर हम देखें तो 6 स्थितियां क्या होती हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब यहाँ पे अभी हमारे कुछ डेफिनेशन आएंगे, है ना। डेफिनेशन की डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट, जो साइंस की प्लेलिस्ट वाली वीडियो बनी है वहां पे देख सकते हैं ना। वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ध्रुव क्या होता है दर्पण का, ये जो मिड पॉइंट होता है ध्रुव होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। और वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो 6 स्थितियां हमारी वो क्लियर हो जाएंगी। तो 6 स्थितियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे फोकस और इन सब की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, और ये अगर रिवीजन क्लास है तो हर चीज इसमें नहीं हो पाएगा। तो डिटेल के लिए आपको प्लेलिस्ट वाली वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी अगर नहीं। और उम्मीद यही है कि ज्यादातर लोगों को वो छोटे डेफिनेशन तो पता ही होंगे। तो यहाँ पे 6 स्थितियों के बारे में देखेंगे। पहली स्थिति जब वो अनंत पे रखी हो वस्तु तो उसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से बनता है। और ये C होता है, ये F होता है, इस तरह से। तो अनंत पे जब रखी होगी तो वो फोकस पे बनेगा। तो 6 स्थितियां हमको याद होनी चाहिए। पहली, जब अनंत पे रखी जाएगी तो फोकस पे बनेगा। अब क्या करते हैं हम, फोकस से थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, मतलब इस दर्पण की तरफ ले आते हैं, तो वो बियॉन्ड C हो जाता है ना। इसका मतलब C से परे। तो दूसरी स्थिति हमारी हो जाती है वस्तु की C से परे। तो जब C से परे हो जाती है तो प्रतिबिंब क्या होता है, C और F के बीच में बनने लगता है। तो C और F के बीच में। फिर तीसरा, हम C पर ही लाके रख देते हैं। तो जब C पे लाके रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो C पर ही बनेगा। C पर, तो C पर ही बनेगा। और
प्रतिबिंब के प्रकृति की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का। सी से परे जब होगा तब भी वास्तविक बनेगा, और वास्तविक अगर होगा तो उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा और मतलब वस्तु से छोटा ही रहेगा। सी पे जब रखा जाएगा तो सी पर बनेगा लेकिन और बराबर रहेगा, वास्तविक रहेगा और वस्तु के बराबर रहेगा। अब अगला स्थिति आती है कि सी और एफ के बीच में रख दिया जाए, तो सी से एफ के बीच में जब रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी के इस तरफ चला जाएगा ना, तो सी से परे। ये सब स्थिति जो है ये वस्तु की है, और इधर वाली सब ये इधर ये सब प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। तो सी से परे बन जाएगा। अगला वाला हो जाएगा हमारा कि हम वस्तु को फोकस पर ही रख दें। तो जब फोकस पर ही रख देंगे तो ये अनंत पे प्रतिबिंब बनाएगा। ये 5 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण की। तो 5 में से एक तो हमको पहले ही पता है कि सी पे अगर है तो सी पे ही रहेगा, और फिर उसी तरह से इनफाइनाइट पे है तो एफ पे, सी पे है तो सी और एफ के बीच में, इसी तरह से बनते चले जाते हैं। एक लास्ट वाली स्थिति आती है कि जब ये पोल जो है ध्रुव, इस ध्रुव और फोकस के बीच में जब रखा जाएगा तब जो प्रतिबिंब बनेगा अब की बार दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा आभासी होगा। आभासी होगा तो सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये चीज याद रखनी है कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो वस्तु चाहे जहां भी रखी जाएगी, हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी ही बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और अगर आभासी बन रहा है तो सीधा बनेगा। तो ये चीज याद रखनी है, इसमें कहीं पे भी रखा जाएगा हमेशा वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, और हमेशा फोकस और इस ध्रुव के बीच में ही रह जाएगा। तो ये होता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 2 स्थितियां और इसमें 6 स्थितियां। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा अपवर्तन। परावर्तन तो खत्म, अब अपवर्तन है ना। अपवर्तन क्या होता है? तो हमने परावर्तन देखा कि जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो फिर उसी माध्यम में वापस आ जाता है किसी। तो अपवर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, परावर्तन से थोड़ा सा अलग होगा ये। इसमें जो माध्यम होगा वो पारदर्शी होगा। तो जब भी किसी पारदर्शी माध्यम पे पड़ेगा तो वो अपने या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है, और उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कैसा, उसके बाद डेफिनेशन में भी देखते हैं क्या होता है। ये क्या है, एक माध्यम है, 2 माध्यम है यहाँ पे हमारे पास है। ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। अब इसमें एक टर्म आएगा अपवर्तनांक। ये क्या होता है? तो पहले देखते हैं कि ये अभिलंब इसका खींच देते हैं। ये माध्यम का अपवर्तनांक कम है इधर का, और इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है। अपवर्तनांक एक वर्ड होता है जो डिफाइन करता है कि कोई भी मतलब जो प्रकाश है वो उसमें कितनी तेजी से चलेगा। एक तरह से, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अपवर्तनांक को। तो जब प्रकाश की किरण यहां से आ रही है और अब ऐसे चली जा रही है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये फिगर बना लेंगे हम, और यहाँ पे ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम भी हैं। उन दोनों नियमों में एक तो पहला वाला है कि
पहला वाला कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम ये हो जाएगा। दूसरा नियम कि ये जो आई और आर है, इनकी जो साइन होती है, इनकी जो ज्याएं होती हैं, उनका अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब दूसरे नियम में हम देखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक नियतांक होगा। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, है ना। स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल का नियम है अपवर्तनांक से संबंधित, और इसमें हम क्या लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम बोलते हैं, या स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अपवर्तनांक हमको जो पढ़ना है वो, इस पे हमको लेंस के बारे में पढ़ना है। तो लेंस की भी बिल्कुल वैसी ही 6 स्थितियां होती हैं जैसा हमने दर्पण में देखा था। तो उन 6 स्थितियों में अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं कि C की जगह पे F1 यहाँ पे 2F हो जाता है। तो अब देखते हैं मिरर फार्मूला और जो फार्मूले लगने और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। तो दर्पण में क्या क्या लगना है हमको? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का होगा। दर्पण का जो आवर्धन होगा वो क्या होगा? h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये अपवर्तनांक होता है। उसके बाद लेंस की जब बात करेंगे तो लेंस फार्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और आवर्धन की बात करेंगे तो h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। ये आवर्धन होता है लेंस का। एक और फार्मूला हमको मिलेगा पावर ऑफ लेंस। p इक्वल टू होता है 1/f मीटर और p इक्वल टू 100/f। अगर ये f सेंटीमीटर में तब इतना डायोप्टर होगा। तो दोनों होते हैं अगर f इन सेंटीमीटर, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे p इक्वल टू 100/f। और अगर p जो है f जो है वो मीटर में है तो p इक्वल टू 1/f। इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता के बारे में अगर हमको लिखना है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, तो किसी भी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। तो ये जो इसमें हमको जो भी फॉर्मूले लगाने हैं वो बस इतने से ही हैं। एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिलेगा f इक्वल टू r/2। इसका भी काम पड़ता है। और तो शायद और यहाँ पे अभी देखेंगे अगर कोई फार्मूला दिखेगा। वैसे चैप्टर में बस इतने ही फार्मूले हैं। f इक्वल टू r, एक फार्मूला छूट रहा है कोई, f इक्वल टू r/2, और ये फिर दर्पण के लिए हो गया और ये लेंस के लिए हो गया। अब इन्हीं फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अब न्यूमेरिकल के लिए हमको चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये होता है मूल बिंदु, और यहां से इस तरफ जब भी हम जाएंगे तो दूरी धनात्मक ली जाएगी, और यहां से इस तरफ जाएंगे तो दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। यहां से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक लिया जाएगा, और यहां से नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक लिया जाएगा। तो इस तरह से चिन्ह परिपाटी होती है। अब हमेशा वस्तु जो रखा जाता है दर्पण में वो इस तरफ रखा जाता है, और जब इसी तरफ रखा जाएगा तो हमेशा u जो होगा वो माइनस ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। क्वेश्चन देखते हैं कुछ, और जो ज्यादातर कोशिश ये करेंगे कि जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
एक न्यूमेरिकल है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में बताना है। अब दर्पण जो हमको दिया वो अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण, अब हमने स्थितियां देख ली थी क्या क्या थी। तो ये वाला दर्पण है और इसके सामने ये इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, कुछ यहाँ पे 20 मतलब वक्रता केंद्र पर ही रखी है। तो जब वक्रता केंद्र पर रखी होती तो हमको पता है कि वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। इसका तो सीधा आंसर आ गया v इक्वल टू यू। अच्छा, नेगेटिव में नापा जाएगा, ठीक है, हम फॉर्मूले से रख के लगा लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू, दर्पण है तो 1/v प्लस 1/u। f हमको पता है और u भी पता है कि 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ये क्या लेंगे, ये भी 20 है तो -20 लिया जाएगा आगे। तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। f इक्वल टू क्या है, -10 सेंटीमीटर। v हमको निकालना है, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/-10 इक्वल टू 1/v हमको निकालना है प्लस 1/-20। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। इधर 10 माइनस 20 अपॉन 200 हो जाएगा कितना, ये 1/v माइनस 10 अपॉन 200 इक्वल टू 1/v। और यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब दर्पण के इसी तरह बनेगा और -20 पे ही बनेगा, जो कि हमको पता है कि अगर c पे रखा जाएगा तो c पे ही बनता है। तो ये क्वेश्चन रहा। फिर उसके बाद अपवर्तनांक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ANG और WNG ऐसे करके कुछ निकाला जाता है। देखते हैं वो क्या है और उस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। लगभग हर साल का क्वेश्चन रहता है इस पे, तो जिसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो ये बात इसमें याद रखनी है जो कंफ्यूज करता है। ANG की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ANG और ANW की बात करेंगे। ANW इसको बोलेंगे जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक। और इसको बोलेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। G का मतलब ग्लास, तो कांच का अपवर्तनांक। ये होगा। अब अगर यहीं पे ऐसा लिख दिया गया है WNG, इसका मतलब जल के सापेक्ष, जो पहले लिखा होता है उसी के सापेक्ष होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो क्या, जो पहले लिखा होगा उसी के सापेक्ष, और वो हमेशा कहाँ आएगा, वो हमेशा बटे में नीचे आएगा, क्योंकि उसके सापेक्ष हमको निकालना है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका जो हमको फॉर्मूला मिलेगा WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW। इस पे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये तो 2/3 सीधा उल्टा हो जाएगा। यहां पे दिया गया है एक क्वेश्चन कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक ANW और ANG दिया गया है। ANW है
4/3 और ANG दिया गया है 3/2। हमको निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। इसका मतलब हमको WNG निकालना, बिल्कुल यही जो बताया गया वही। तो WNG निकालना है। WNG होगा क्या, ANG अपॉन ANW। ANG की हम बात करेंगे तो ANG है 3/2 और ANW है 4/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें हो जाएगा 9/8। यही हमारा आंसर होगा 9/8। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किसका सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन दिया गया है, अनसॉल्व में आपको मिल जाएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ये क्वेश्चन है, उसका ये सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद और अगर न्यूमेरिकल हम देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, देखते हैं क्या है अवतल दर्पण। ये बात हमको ध्यान रखनी है, अवतल और उत्तल में अगर बात करेगा अवतल दर्पण की तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, और अगर बात करेगा उत्तल दर्पण की तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो यही होते हैं। और क्वेश्चन देखते अपना, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष ये रहा, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी परिकलित कीजिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब, अगर मान लेते ये वस्तु रखी है, इसी के ऊपर बनता है इस तरह से। तो ऐसा कब होता है, ये कॉमन सेंस से लग सकता है क्वेश्चन, कि जब सी पे रखा जाता है तभी सी पे बनता है। इसका मतलब 36 क्या होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, और अगर 36 वक्रता त्रिज्या है तो उसकी फोकस दूरी माइनस मतलब 18 होगी, क्योंकि -18 इसलिए होगी क्योंकि दर्पण जो है वो अवतल है। लगाएंगे कैसे, अगर हमको फार्मूले से लगाना है तो ये पहले से दे दिया है 36 सेंटीमीटर है, इसका मतलब u है -36, और v कह रहा है, v भी -36 ही है। तो हमको f फाइंड करना, 1/f = 1/v + 1/u। रख देंगे सीधा 1/f = -1/36 -1/36। 1/f हो जाएगा -2/36, कट के आ जाएगा 1/18। तो f क्या आ जाएगा, -18 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका मतलब यहाँ पे इसकी फोकस दूरी होगी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, उसी का सॉल्यूशन है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी परिकलित कीजिए। तो यही है उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर आकार। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन, आवर्धन निकालने की जरूरत पड़ेगी हमको। आवर्धन, और इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं आवर्धन के। तो उसमें क्या होगा, वस्तु की आवर्धन में जो दिया रहता है, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, और उतना ही अनुपात होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखते हैं, अपवर्तनांक के ऊपर क्वेश्चन है।
एक चीज और याद रखना है हमको कि अपवर्तनांक में n इक्वल टू सी बाई वी होता है। जो भी रखेंगे, जो भी देखेंगे, n इक्वल टू सी बाई वी। सी जो होता है वो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, और v होता है प्रकाश की चाल उस माध्यम में। तो डायरेक्ट इसी फार्मूले पे लगना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जल में प्रकाश की चाल 225 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो जो दिया गया है, v दिया गया है 225 2.25 है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n दिया है 4/3। सीधा रखेंगे आ जाएगा 4/3 बराबर हो जाएगा c बटे 2.25 गुणे 10⁸। इधर आएगा तो 4/3 गुणे 2.25 गुणे 10⁸ बराबर c। ये कट के अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 21, 3 पे से 15, 0.75 और 75 दूनी 150 होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसकी चाल निर्वात में। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमको करने हैं, और अपवर्तनांक पे अब लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो जो भी मतलब जो आ चुके हैं उसकी बात हो रही है। तो ध्यान हमको जो बात रखनी है कि दर्पण उत्तल है कि अवतल है, फिर उसकी फोकस दूरी प्लस कब रखेंगे, माइनस कब रखेंगे। तो अगर दर्पण अवतल है तो F माइनस होगा, अगर दर्पण उत्तल है तो F प्लस होगा। यहीं पे गलती होती है। और जब भी कोई डिस्टेंस ऊपर की तरफ नपेगा तो वो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ नपेगा तो ऋणात्मक होगा। और नेचर बताना होता है प्रतिबिंब का, प्रकृति बतानी होती है। तो अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसका मतलब वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, ये मतलब होता है। और अगर आभासी बन रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है और आभासी हमेशा सीधा बनता है, और छोटा बड़ा होता है दूरी के हिसाब से। रेखीय आवर्धन की बात करेंगे तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, परिभाषा अगर लिखने को आ रही है तो उस परिभाषा में लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की लंबाई और किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर आगे फार्मूला लिख देंगे m इक्वल टू एच डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई, और h वस्तु की लंबाई, और ये बराबर होता है -v/u के। दर्पण के लिए इस तरह से, लेंस के लिए वही v/u हो जाता है, और लेंस में होता है लेंस में होता है अपवर्तन। तो इस तरह से क्वेश्चंस लगने हैं। अगले दिन मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है ना, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। थैंक यू।